नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता? जी हाँ, उन्हें सैलरी मिलती है राज्यसभा के सभापति के तौर पर। आज के इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति के पूरे कंसेप्ट को पोस्टमार्टम करेंगे। हम न केवल आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 63 से 71 को समझेंगे, बल्कि यह भी देखेंगे कि इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी कि प्रभावी बहुमत क्या होता है। अगर आप पॉलिटी को किताबी भाषा के बजाय आसान उदाहरण से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत के उपराष्ट्रपति, ये जो मेरी क्लास होगी, इस क्लास में मैं प्री और प्लस मेंस के अप्रोच को लेके पढ़ाऊंगा। प्री यानी कि जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कंसेप्ट पूछते हैं, डेट पूछते हैं, आर्टिकल पूछते हैं वाइस प्रेसिडेंट को लेके, वो सब चीजों को मैं इंक्लूड करूंगा। साथ ही साथ मेंस अप्रोच में 250 वर्ड्स के जो सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आंसर दिया रहेगा एक क्वेश्चन का, उसको भी बताऊंगा मैं। और हिंदी इंग्लिश दोनों में ये क्लास रहेगी मेरी, जिससे दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स आसानी से पॉलिटी के इन कंसेप्ट, जैसे भारत के उपराष्ट्रपति के जो कंसेप्ट है, उसको आसानी से समझ सकें। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, उसको देखा गया है, उसको स्टडी किया गया है, उसका जिस्ट और सार बनाया गया है, वो सब सारे कंसेप्ट को इसमें इंक्लूड किया गया है। होलिस्टिक क्लास बनाई गई है, जिससे क्या है कि यूपीएससी से लेके जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको लेके, और साथ ही साथ जो भी हमारा वन डे एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास मेरी यूजफुल होगी। जहाँ पे भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीएस में पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये मेरी क्लास यूजफुल होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, है ना, वाइस प्रेसिडेंट ये है क्या? ठीक, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि है क्या। तो जो हमारे उप राष्ट्रपति हैं, यानी कि जिस प्रकार मान लीजिए कि एसपी साहब हो गए, है ना, तो डीवाईएसपी होते हैं, डिप्टी एसपी भी होते हैं, जैसे डीएम साहब हो गए, तो फिर हमारे एडीएम साहब भी होते हैं। यानी कि डीएम से जो नीचे हैं वो एडीएम, और जो एसपी से जो नीचे हैं वो डीवाईएसपी। उसी प्रकार जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ओके, राष्ट्रपति हैं, तो उनसे जो नीचे होगा वो होंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को बोलते हैं, तो सेकेंड सिटीजन ऑफ इंडिया आप वाइस प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट लगा, यानी कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट साहब को पूर्ण करने के लिए वाइस लगा, सहायता करने के लिए लगा होगा। ठीक है, वेरी गुड। आपको प्रीवियस क्लास में जब मैं प्रेसिडेंट पढ़ा रहा था, तो उनके बारे में पूरा मैं आपको बताया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और नेहरू साहब संविधान सभा में किस तरीके से डिबेट करते हैं और प्रेसिडेंट का पद रखने को संविधान सभा को मनाते हैं। और प्रेसिडेंट का जो टर्म है, जो आइडिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा इंक्लूड होता है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है, इनको क्या कहा गया कि ये जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो जो हमारे संविधान सभा बनी थी, तो संविधान सभा ने कहा कि ऐसा है कि हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो कि हम ब्रिटेन से लिए हैं, तो इसमें लोअर हाउस और अपर हाउस होंगे। ठीक है, तो लोअर हाउस का तो ठीक है, चलिए स्पीकर हो जाएंगे, लेकिन अपर हाउस में तो सारे मेंबर इलेक्ट होके नहीं आएंगे। वो मेंबर तो हमारे जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, स्टेट उनको चुन के भेजेगा। तो उनका हेड कौन होगा? तो उनके हेड के लिए संविधान सभा ने कहा कि सुझाव दीजिए। तो डॉक्टर बी राव अम्बेडकर और बी एन राव, इन्होंने क्या किया कि इस पोस्ट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उसके लिए, बी एन राव और अम्बेडकर साहब ने अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ा, उनको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद वो देखते हैं, ठीक है, कि जो वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका का, तो अमेरिका में क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ का, तो जो अमेरिका के सीनेट होते हैं, यानी कि जो अमेरिका का उच्च सदन जो है, तो वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट उस सीनेट का चेयरमैन होता है। ठीक है, तो उसी के तर्ज पे हमने क्या किया कि एक जो हमारा अपर हाउस है, यानी कि राज्यसभा है, तो उसी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन
बनाने के लिए हमने क्या किया, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट क्रिएट किया। तो इसको क्या किया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और बी एन राव ने सुझाव दिया कि हम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनाएंगे, यानी कि पदेन अध्यक्ष जो होगा राज्यसभा का, वो हमारा उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, समझ में आया? मतलब ये है, इसको लिख दे रहा हूं मैं आपको। हुआ ये कि जो हम कंस्टिट्यूएंट जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा था ना, तो संविधान सभा ने सुझाव दिया। इसने कहा कि आप वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट लेके बताइए कैसे क्रिएट किया जाए। तो डॉक्टर बी राव अम्बेडकर साहब और प्लस बी एन राव, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे ये बी एन राव, इन दोनों ने मिलके क्या किया कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन उसको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद ये पाते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक हमारा पोस्ट है, वो पोस्ट है हमारा कौन सा, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, ये क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो हमारे चेयरमैन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चेयरमैन किसके भाई, चेयरमैन ऑफ सीनेट, यानी का यहाँ का जो अपर हाउस है, उच्च सदन जो है अमेरिका का, उसको सीनेट बोलते हैं। तो ये सीनेट का ये चेयरमैन है। ओके, तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो यानी कि सीनेट यानी कि यहाँ का अपर हाउस। और हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए, जो हमारा पार्लियामेंट है, जो संसद है हमारा, उसमें हमारे दो पार्ट है, एक हमारा लोकसभा और दूसरा हमारा राज्यसभा। तो लोकसभा के जो हेड होंगे, है ना, जो उसको संचालन करेंगे, वो तो हमारे स्पीकर हो जाएंगे, वो हमारे इलेक्टेड मेंबर ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन राज्यसभा का क्या होता है कि चुनाव तो होता नहीं है ना, डायरेक्ट इलेक्शन होता नहीं है। जो मेंबर विधानसभा में चुन के आते हैं, वही लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर बनते हैं वो। तो इनका हेड कौन होगा, हमारा चेयरमैन। इसका चेयरमैन कौन होगा, चेयरमैन। तो इन्होंने कहा, बी आर अम्बेडकर और बी एन राव ने, कि जो चेयरमैन होंगे वो हमारे एक्स ऑफिसियो, ठीक है, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे, और वो कौन होंगे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आपको? ओके, जब ये चीजें समझ में आ गया, तो फिर अंबेडकर साहब बोले कि ये वाइस प्रेसिडेंट है, इन वाइस प्रेसिडेंट को हम किस आर्टिकल और किस पार्ट में रखें। तो आपको पता होगा कि जो सेंटर का पार्ट है वो हमारा क्या है, पार्ट 5। ठीक, अच्छा, आपसे पूछ रहा हूँ, पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या है? सेकेंड पार्ट में सिटीजन है। थर्ड पार्ट में क्या है? फंडामेंटल राइट है। फोर्थ पार्ट में क्या है? डीपीएसपी है। फोर्थ ए में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है। और 5 में क्या है? हमारा सेंटर का कंसेप्ट है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनको रखा गया पार्ट 5 में। वेरी गुड। आर्टिकल क्या रहेगा इनका? तो इन्होंने कहा कि जो वाइस प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल रहेगा, जो अनुच्छेद रहेगा, वो होगा 63 से लेके 70 तक। ठीक है, यानी कि 9 आर्टिकल में इनको पूरा खत्म कर दिया जाएगा। ओके, ये चीज समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। अब ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वाइस प्रेसिडेंट का तो बात आ गई। ओके, तो वाइस प्रेसिडेंट को इंडिया में क्यों लेके आया जाएगा, उसका पद क्यों क्रिएट किया जाएगा? तो पहला है कि जो हमारे राज्यसभा है, उसका जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे वो हमारे वही होंगे। बिल्कुल सही। दूसरा दूसरा ये है कि आपके देश का, इंडिया का हेड कौन है? इंडिया का हेड ऑफ स्टेट कौन है? हेड ऑफ स्टेट कौन है? तो आपको पता है कि हेड ऑफ स्टेट यानी कि भारत का सबसे मुख्य आदमी जो है, जो शासक है, ठीक है, वो कौन है? हमारे प्रेसिडेंट है। और आपको पता है कि प्रेसिडेंट को कब स्वीकार हम किए? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हम प्रेसिडेंट साहब को भारत में हम स्वीकार कर लिए। और इनके साथ साथ हमारा नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग भी 24 जनवरी 1950 को हम ले लिए थे। ठीक है, एक चीज आप याद रखिए, क्या इंपॉर्टेंट रोल है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, कि 15 अगस्त 1947 को तो हम आजाद हो गए थे हम।
लेकिन सरकार के तौर पे आजाद थे, है ना। 15 अगस्त को आजाद हुए, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी 1950 तक, ठीक है, आपको पता है 15 अगस्त, अच्छा कंसेप्ट है, प्लीज समझिए। 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 तक, है ना, हम क्या थे, हम क्या थे। यहाँ पे है कि हम 15 अगस्त को हम देखते हैं कि हम आजाद हो गए, इंडिपेंडेंस डे मनाए, ठीक, मनाए। लेकिन 26 जनवरी को क्या किए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया और हम प्रेसिडेंट को भी, प्रेसिडेंट हमारे हेड पूरा संबोधित किए, ठीक है, मान लिए गए। जो कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उन्होंने प्रेसिडेंट को 24 जनवरी 1950 को इस पद स्वीकार कर लिया, ओके। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारे प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन संवैधानिक तौर पे हम 26 जनवरी को एक्सेप्ट कर लिए। तो इन दोनों के बीच जो गैप है 15 अगस्त और 26 जनवरी, इसमें क्या था कि हम आजाद थे लेकिन हमारे देश का हेड कोई नहीं था। तो हम क्या थे कि हमारे जो हम क्या थे, ब्रिटिश क्राउन के अंदर ही थे, यानी कि हम उनके डोमिनियन स्टेटस में अभी हम जी रहे थे। क्यों? क्योंकि हम हमारे पास हेड नहीं थे स्टेट के। लेकिन जैसे ही हम प्रेसिडेंट को चुन लेते हैं और डिक्लेयर करते हैं संवैधानिक तौर पे, तो हमारे देश का हेड एक अपॉइंट हो गए। तो जैसे ही हमारे देश के हेड अपॉइंट हो गए, तो जो हमारा डोमिनियन स्टेटस था ब्रिटिश क्राउन का, वो खत्म हो गया। यानी कि अब हमारे देश पूरी संप्रभु हो गई, सोवरीन हो गई, ठीक है। तो जब सोवरीन हो गई, संप्रभुता हमारे पास आ गई, तब हम पूर्ण तरीके से एक स्टेट हम बन गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारे स्टेट होते हैं, ठीक है, उसे कौन कौन से पार्ट हैं, एक तो पहले भैया सोवरीन, है ना, फिर हमारा लैंड, फिर हमारे पीपल, ठीक है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। लैंड हो गया, पीपल हो गया, सोवरेन हो गया, और हमारा एक गवर्नमेंट, यही है स्टेट का। जब स्टेट का एग्जाम्पल पूछे तो आप इस तरीके से करेंगे। तो देखिए 15 अगस्त 1947 को हमारा गवर्नमेंट भी बन गई, आजाद हो गए तो मान लीजिए कि बन गई, गवर्नमेंट हो गई, लोग हमारे पास थे ही, जमीन हमारे पास थे ही। लेकिन हम सोवरेन कब हुए, सोवरेन हुए हम 26 जनवरी 1950 को। समझ में आ गया? तो प्रेसिडेंट हमारे आ गए, ओके, ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। तो अब क्या है कि इन केस यदि मान लीजिए जो हमारे देश के हेड हैं हमेशा रहने चाहिए, यदि ये प्रेसिडेंट जिसको हम बनाते हैं यदि वो मर गए, तो मर गए, तो उनके जैसे ही मरे तो उसके बाद इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो आपको पता है कि जो हम प्रेसिडेंट पढ़े थे, तो उसमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। इलेक्शन होने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनेंगे, उसमें हमारे स्टेट असेंबली के एमएलए आएंगे, राज्यसभा के एमपी आएंगे, ठीक है, लोकसभा के एमपी आएंगे, लेकिन नॉमिनेटेड नहीं आएंगे। ये था। तो एक हम लॉन्ग प्रोसेस चलता है, 2 4 5 6 महीने का एक प्रोसेस चलता है। तो वो 2 4 महीने का जो प्रोसेस है, उस बीच हमारे देश का हेड कौन रहेगा। तब उस चीज को, गैप को फुलफिल करने के लिए हमने क्या किया कि वाइस प्रेसिडेंट को लेके आया, कि जैसे ही हमारे प्रेसिडेंट या तो रिजाइन देते हैं, या उनका इम्पीचमेंट हो जाएगा, या उनको वो मर जाते हैं, तो तुरंत जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट की जगह ले लेगा। समझ में आ गया? ठीक है। यदि वाइस प्रेसिडेंट मर गया तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जगह ले लेगा। लेकिन ये हमारा सीक्वेंस बनाया गया, ठीक है। इसके लिए वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है क्रिएट किया गया। समझ में आ गया आपको? ओके, वेरी गुड। अब देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, है ना, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उप राष्ट्रपति, ये क्या है, आप ये समझिए कि कौन, इसको कंक्लूड कर रहा हूं मैं ना, निष्कर्ष इसका बता रहा हूं मैं। ये हमारे पार्ट 5 में है, ठीक है। आर्टिकल हमारा क्या है इनके साथ, आर्टिकल जो है हमारा इनका 63 से 71 है। वेरी गुड। ये हमारे क्या है, ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, इसको रिमेंबर कीजिएगा। हमारा एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के पदेन सभापति हैं ये, ओके, पदेन सभापति, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए इनका क्या है कि इनकी जो सैलरी मिलती है, जो सैलरी मिलती है,
वो सैलरी क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं मिलती, ठीक है, बल्कि किसमें मिलती है? हमारा चेयरमैन चेयरमैन के तौर पे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पे मिलता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं, इनके जो आर्टिकल्स हैं, पार्ट 5 समझ गए आप। अब जो आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से ये जो 63 से 71 आर्टिकल्स हैं, यदि इसको पूरा आप समझ लेंगे तो आप वाइस प्रेसिडेंट को समझ गए, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए आर्टिकल क्या है, देखिए आर्टिकल 63, आर्टिकल 64, ये सब आप देखेंगे। ये देखिए, आपको एक चीज पता है कि आर्टिकल प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे, प्रेसिडेंट, जब हम लोग देख रहे थे प्रेसिडेंट को, तो आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट किस में थे? आर्टिकल 52 में। ओके, आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट हो गए, और एक हमारा अमेंडमेंट है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके आता है। लेकिन ये हमारे प्रेसिडेंट है, यानी 5 दूनी के 10, 52 में हमारे आएंगे। इस तरह ट्रिक्स बता रहा हूँ कैसे आप याद करेंगे। इस 52 में क्या कीजिएगा, प्लस 11 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 63। ओके, क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, ठीक है, तो एक और एक मिल के हमारे क्या होते हैं? 11 होते हैं। वन वन और वन प्लस वन टू होता है। ओके, यानी कि 52 में आप 11 ऐड करेंगे तो 63। बस यही कंसेप्ट है। बस ये समझिएगा कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हमारे आर्टिकल 63 में आएंगे, ठीक है। तो यानी कि एक हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे इंडिया में, ठीक है, वो किस आर्टिकल में है? 63 में है। वेरी गुड। ओके, 64 में क्या होता है कि यो जो आपको बताया हूं मैं कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं ये, तो वो हमारा 64 में आएगा। पहली बात कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे उनका आर्टिकल बनाया गया 63 में। वेरी गुड। लेकिन क्यों बनाया गया? क्योंकि जो अपर हाउस था, जो अमेरिका का सीनेट था, उसी प्रकार इंडिया में क्या है कि राज्यसभा है, तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा? तो वो हमारे राष्ट्र वाइस वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट को बना दिया गया। तो 63 प्लस 1 कर देंगे तो 64 आ जाएगा। वेरी गुड। और काम क्या करेंगे? और काम ये करेंगे कि ये तो साथ करेंगे ही, वाइस प्रेसिडेंट हमारे चेयरमैन तो होंगे ही राज्यसभा के। साथ ही साथ यदि चीफ प्रेसिडेंट हमारे नहीं रहते हैं, या मर जाते हैं, या रिजाइन दे देते हैं, या उनका इम्पीचमेंट होता है, तो उस समय हमारे देश का हेड कौन होगा? यानी कि वाइस प्रेसिडेंट फिर क्या करेंगे कि एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे काम करना शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया, यानी कि प्लस 1 कर देंगे तो प्रेसिडेंट भी हो जाएगा। ठीक है, मेन तो प्रेसिडेंट का काम निभाना था इनको, पहुंच गए। उसके बाद फिर देखेंगे कि जब प्रेसिडेंट का इनका हो गया, ये हमारा निभाना शुरू किए, तो ये तो काम इनका खत्म हो गया यहाँ पे। लेकिन इनका इलेक्शन कैसे होगा? तो इलेक्शन कराने के लिए फिर हम 1 जोड़ेंगे, 61 66, तो हमारा इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट होगा। और इसमें आप देखेंगे कि जो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट होगा वो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज से होगा। जिस प्रकार प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज से होता था, उसी प्रकार वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इलेक्टोरल कॉलेज से ही होगा। ठीक है, कैसे होगा उसको हम बताएंगे अभी। तो देखिए, ये हमारे प्रेसिडेंट हो गए। फिर इसके बाद 66 में इनका इलेक्शन होगा। तो जब इलेक्शन होगा तो भैया कितने साल के लिए रहेंगे वाइस प्रेसिडेंट? यानी कि टर्म्स ऑफ ऑफिस भी होगा। ठीक है, तो ये 5 साल के लिए रहेंगे। 5 साल के लिए रहेंगे, लेकिन यदि ये रिजाइन दिए तब क्या होगा इनका? ठीक है, यदि ये मर गए तब क्या होगा? ठीक है, ये सब चीजों के बारे में हम इसमें देखेंगे। रिजाइन देंगे तो किसको रिजाइन देंगे, इनको हटाया जाएगा तो कैसे हटाया जाएगा, ये सब हम टर्म ऑफ ऑफिस में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे 69। 69 में क्या है कि ओथ और अफर्मेशन, यानी कि किस तरीके से ये शपथ लेंगे, है ना, उसको ये पूरा बताया गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ओके, फिर से एक बार समराइज कर दे रहा हूं मैं आपको, आप समझिए।
63 है, 63 में क्या होंगे आप? 63 में एक हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे। वो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे? जो हमारा राज्यसभा उसको चेयरमैन होंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो प्रेसिडेंट है उसकी तरह वो एज ए प्रेसिडेंट काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद इनका एक इलेक्शन होगा। बहुत बढ़िया। इलेक्शन के बाद क्या होगा? उनका टर्म होगा, कितने साल के रहेंगे। ठीक है, और टर्म के बाद फिर क्या होगा हमारा? ये शपथ लेंगे 69 में। ओके, समझ में आ गया? चलिए अब इसको हम समझते हैं एक एक करके। देखिए, जैसा कि आपको बताया हूं मैं कि आर्टिकल आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 क्या है? ये हमारा प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ठीक है, इसमें आप 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 63। तो 63 क्या हो जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। वेरी गुड। अब देखिए, वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे, फिर जब हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हमारा 64 आएगा। ओके, ठीक है। तो 64 क्या हो जाएगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं ये हमारे एक्स ऑफिसियो ऑफिसियो चेयरमैन बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे। ठीक है, सभापति बनेंगे किसके? ऑफ राज्यसभा। समझते जाइए। ठीक है, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हमारा 65 आएगा। 65 क्या बोलता है? ये कहता है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? एक्टिंग एज एक्टिंग एज प्रेसिडेंट। समझ में आ गया? यानी कि प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे? देखिए, जब हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उसके बाद हमारे कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, प्रेसिडेंट बने। फिर उसके बाद कौन बने? हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन साहब थे, ठीक है, वो फर्स्ट मुस्लिम हमारे प्रेसिडेंट बने थे, है ना। और जब जाकिर हुसैन साहब फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे और हम देखते हैं कि उनके टेन्योर में ही, अपने टेन्योर में ही वो मर गए। ठीक है, तो जब मर जाते हैं तो वीवी गिरी उस समय क्या थे? वीवी गिरी वीवी गिरी उस समय क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट। जब जाकिर हुसैन हमारे प्रेसिडेंट थे, जाकिर हुसैन, जब प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन मरते हैं तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 65 के तहत जो हमारे उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी थे, वो हमारा एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इनमें 3 लोगों का आप याद कीजिएगा। एक तो हमारे वीवी गिरी साहब थे, ठीक है, उसके बाद एक है हमारे जस्टिस जस्टिस एच, है ना, जस्टिस मोहम्मद, सॉरी, जस्टिस मोहम्मद, ठीक है, हिदायतुल्लाह, ये थे। ये भी एक हमारे प्रेसिडेंट मरे, उसके बाद इन्होंने भी ये वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, और इन्होंने भी काम किया। वेरी गुड। इसके बाद देखेंगे कि हमारे बीडी जट्टी, बीडी जट्टी, ये क्या थे? ये भी हमारे क्या थे? बीडी जट्टी, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट हमारे एक्सपायर हुए, देहांत हुआ, उसके बाद हमारे जट्टी साहब ये बने। एक चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पे जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह को आप डिलीट कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए, जो मोहम्मद हैतुल्लाह साहब थे, ठीक है, ये क्या थे? ये क्या थे हैतुल्लाह साहब? कि ये पहले ऐसे आदमी थे कि जो हमारे चीफ जस्टिस बने, ठीक है, उसके बाद एक्टिंग हमारे प्रेसिडेंट बने, ठीक है, जस्टिस एच मोहम्मद तुल्ला। ठीक, कंफ्यूज मत हुई, सिंपल रहने दीजिए। देखिए, बीबी ये जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे ना, ये हमारे जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ओके, इसके बाद क्या हुआ कि ये हमारे एक्टिंग चीफ और एक्टिंग हमारे प्रेसिडेंट बन गए। और उसके बाद फिर ये देखते हैं कि ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी बनते हैं। ओके, यानी कि ये जो 3 हैं, आप देखेंगे कि ये प्रेसिडेंट के तौर पे ये काम करते हैं। ये उस समय क्या थे? ये वाइस प्रेसिडेंट थे। जबकि ये उस समय क्या थे? ये हमारे सीजीआई थे, है ना, सीजीआई के तौर पे थे। लेकिन जब प्रेसिडेंट बने तो हमारे इन्होंने काम किया। और ये जस्टिस साहब क्या थे? ये भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। और जब
उस समय के प्रेसिडेंट मरे तो फिर इन्होंने कार्यभार संभाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन और आंसर देखिएगा आप। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर कीजिए आप। यानी कि पहले जो सीजीआई थे, जो प्रेसिडेंट के तौर पे काम किए, वो हमारे हिदायतुल्लाह साहब थे, फर्स्ट मुस्लिम थे वो। ठीक है, ओके, ये समझ गए आप। यानी कि जब प्रेसिडेंट मर जाएंगे तो आर्टिकल 65 में है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे उस समय, वो प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालना शुरू करेंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हमारे जाकिर हुसैन मरते हैं तो बीबी गिरी साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और वो प्रेसिडेंट की तरफ पे कार्यभार करना शुरू करते हैं, और 6 महीना के अंदर फिर चुनाव होता है, फिर नए प्रेसिडेंट हमारे चले जाते हैं, और जब नए प्रेसिडेंट आएंगे तो बीबी गिरी साहब अपना पद छोड़ के चले जाएंगे, एज ए प्रेसिडेंट वो नहीं रहेंगे। ओके, चलिए, यहाँ पर समझ गए आप। अब आइए आर्टिकल 66। ये आर्टिकल 66 है क्या? ये आर्टिकल 66 बोलता है कि इलेक्शन, इलेक्शन किसका इलेक्शन भैया? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का हमारा इलेक्शन होगा, आर्टिकल 66 बोलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इलेक्शन है ना, तो इलेक्शन तो 2 बार इलेक्शन कर दीजिएगा, है ना, 2 बार करेंगे तो इसको मिला दीजिएगा और इसको मिला दीजिएगा, तो यानी कि 66 हो गया। ओके, गुड। तो इस तरीके से आप ट्रिक बना के मेमोराइज कीजिएगा। अब देखिए इलेक्शन कैसे होता है। इलेक्शन वह उसी तरह होगा जिस तरीके से प्रेसिडेंट का होता है। क्या, लेकिन क्या डिफरेंस है वो बता रहा हूँ। यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज होगा, इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज आ गया, वेरी गुड। इसमें क्या है, इस इलेक्टोरल कॉलेज में कि कौन कौन जाएगा? एमपी जाएंगे। ठीक है, एमपी जाएंगे। भाई 2 बार एमपी क्यों लिखें? इसलिए लिखें कि एमपी ऑफ लोकसभा और एमपी ऑफ राज्यसभा। बहुत बढ़िया। लेकिन आप याद कीजिए कि कंसेप्ट आता था एक इलेक्टेड एक नॉमिनेटेड, कब आता था याद? प्रेसिडेंट में। तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है भैया? यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब आर्गुमेंट अपना दे रहे थे तो ये कहे कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट असेंबली के यानी कि राज्य की जो विधानसभा है वहां के जो एमएलए होंगे वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो पूछा गया क्यों? तो कहे कि ऐसा है कि ये कोई, इनकी जो एजुकेशन है, इनका जो कार्य प्रणाली है वो स्टेट से कोई लेना देना इनका नहीं है। पूछा गया ऐसा क्यों? कहे कि ऐसा है कि वो सारा एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में रहता है, इसलिए स्टेट के जो एमएलएज हैं वो वोट करेंगे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं है, इसलिए वो नहीं करेंगे। तो कहा गया ठीक, वेरी गुड। तब क्या होगा? तब कहे कि ऐसा है कि उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में जितने एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो चाहे नॉमिनेटेड हो, चाहे नामित हो, चाहे चुनाव करके आए हो, वो सभी रहेंगे। वो चाहे राज्यसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों, वो चाहे इलेक्टेड हो, चाहे नॉमिनेटेड हो। समझ में आ गया? ओके। लेकिन इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है, जो एमएलए जो हैं, एमएलएज वो हमारे नहीं करेंगे। ठीक, समझ में आ गया? चलिए, इलेक्शन हमारा हो गया। अब हम देखेंगे ये आर्टिकल इलेक्शन, इलेक्शन ना कैसे याद करेंगे? इलेक्शन हो गया, 2 इलेक्शन ऐसे करेंगे तो इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, यानी कि आर्टिकल 66 के तहत इलेक्शन हो गया। वेरी गुड। अब 66 के बाद हमारा क्या आएगा? आर्टिकल 67। अब जब आर्टिकल 67 आया तो आप क्या करेंगे? ये हमारा 7 है ना, तो 7 कहीं टी नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? ओके, ठीक, टी बन रहा है, टी बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? टर्म, टर्म ऑफ ऑफिस। अब इसको भी अच्छे से आपको समझाऊंगा मैं। ये जो टर्म ऑफ ऑफिस है यानी कि कितने साल का, जो वाइस प्रेसिडेंट है तो कितने साल के बनेंगे? तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये भी हमारे बनेंगे कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। एक चीज आप याद रखिएगा, प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है तो उनका जो टेन्योर होता है, समय काल होता है, वो भी 5 साल प्रेसिडेंट का इंडिया में। लेकिन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है तो उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल। बहुत बढ़िया। उपराष्ट्रपति जो हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उनका भी जो टर्म ऑफ ऑफिस है यानी कार्यकाल है वो भी होता है 5 साल। लेकिन राज्यसभा के जो एमपी हैं
उनका कार्यकाल होता है 6 साल। वहीं पे लोकसभा के जो आपके एमपी हैं, उनका कार्यकाल है 5 साल। समझ में आ गया? यानी कि ये इनके सारे जो मेंबर हैं, जो आएँगे राज्यसभा में, वो 6 साल के लिए आएँगे। लेकिन ये जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, यानी कि एक्स चेयरमैन जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो हैं राज्यसभा के, वो बस 5 साल के लिए कार्य करेंगे। मान लीजिए एक ही दिन वाइस प्रेसिडेंट आते हैं और एक राज्यसभा में मेंबर आते हैं, ठीक? तो आप देखेंगे कि राज्यसभा का जो एमपी है, वो उनसे 1 साल और अधिक रहेगा, ठीक है? राज्यसभा में, समझ में आ गया? अब देखिए, यदि ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनका तो 5 साल का है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जैसे हमारे जगदीप धनखड़ साहब, जगदीप धनखड़ साहब 2022 में वाइस प्रेसिडेंट बने, लेकिन 2024 में इन्होंने छोड़ दिया, जो कि 2027 तक इनका टेन्योर था। तो इन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं, कि जो हमारा जगदीप धनखड़ साहब थे, जगदीप धनखड़ साहब, ये हमारे 2022 में तो आए, लेकिन 2024 में इन्होंने रिजाइन दे दिया, रिजिग्नेशन दे दिया, ठीक? तो ये रिजाइन किसको देंगे? ये रिजाइन किसको देंगे? रेजिग्नेशन किसको देंगे? ये जो रिजाइन देंगे, ठीक है, वो किसको देंगे? रिजाइन टू प्रेसिडेंट। बहुत बढ़िया, ये प्रेसिडेंट को रिजाइन देंगे। ओके, रेजिग्नेशन, रिजाइन करेंगे या पूरा लिखे फॉर्मेलिटी नहीं पूरा करते? रेजिग्नेशन, किसको रिजाइन दिया ये? प्रेसिडेंट को। किस में देंगे? रिटेन लेटर में। रेजिग्नेशन रिटेन, मौखिक रूप से कहा कि नहीं, लिखना पड़ेगा इनको लेटर, और लेटर लिख के इनको देना पड़ेगा, किसको? प्रेसिडेंट को। तो धनखड़ साहब, जगदीप धनखड़ साहब ने क्या किया कि प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखे कि हम रिजाइन दे रहे हैं, ठीक? तो दिए, तो अब उनसे आप पूछ सकते हैं जगदीप धनखड़ साहब से कि साहब आप दिए तो कौन सा आर्टिकल था? तो भैया आर्टिकल कौन था? आर्टिकल हमारा यही था, आर्टिकल 67, ठीक है, और बस इसमें ए कर दीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने रिजाइन दिया था। अपना पूरा टर्म काल जगदीप धनखड़ ने पूरा नहीं किया। ओके, दूसरा है, यदि मान लीजिए यदि कोई वाइस प्रेसिडेंट है, उसको हटाना है, ठीक है, तो उसको मान लीजिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, राज्यसभा के जो हैं मेंबर, वो कहते हैं कि अभी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक्स चेयरमैन, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, इनको हटाना है। तो उनको हटाने के लिए क्या करेंगे? यदि ये मर गए तो ठीक है, क्योंकि 3 तरीके से हटेंगे ना भाई, ये 3 तरीके से हटेंगे। कौन-कौन सा तरीका है? एक तो इनका डेथ हो जाए, ठीक है, दूसरा ये रिजाइन कर दें, और तीसरा इनका रिमूवल हो जाए, ठीक है। मर गए तो कोई बात नहीं, रिजाइन कर दिए, ठीक है, तो आप देख लिए कि किस तरीके से किस आर्टिकल में हमारा जाएगा, 67 ए में। ओके, और रिमूवल का प्रोसेस क्या होगा? रिमूवल का जो प्रोसेस होता है, कुछ नहीं करना है, आर्टिकल है ये 67 तो है ही, इसमें बस बी जोड़ दीजिए। जोड़ दिए आप, वेरी गुड। बी में क्या है कि इनको क्या किया जाएगा कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उनको रिमूव किया जाएगा। रिमूव्ड बाई, कैसे करेंगे आप? एक रेजुलेशन, एक प्रस्ताव लेके आएंगे। ओके, क्या लेके आएंगे? एक रेजुलेशन, प्रस्ताव लेके आएंगे। वो प्रस्ताव कहाँ होगा? किसका होगा? राज्यसभा का होगा, ठीक है। और राज्यसभा में जो लेके आएंगे रेजुलेशन, उसको पास होना चाहिए, ठीक है। पास कैसे होगा? बाय, किससे? एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अब ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि जितने मेंबर हैं, जितने मेंबर हैं टोटल, तो उसमें से आधे से अधिक मेंबर क्या करेंगे? साइन करेंगे और वोट करेंगे कि नहीं चाहिए। ओके, जितने मेंबर हैं तब, उसमें से कितने उपस्थित हैं, कितने मर गए, कितने रिजाइन दिए, उसको इंक्लूड नहीं करना है। मान लीजिए कि राज्यसभा में 252 सीटें हैं, तो 252 सीट है, ठीक है, तो इसका क्या आधा कितना हो जाएगा? ठीक है, 121, 242, ठीक है,
यानी कि आपको चाहिए इतने मेंबर, ठीक है, आपको इतने मेंबर चाहिए। तो जब आपको इतने मेंबर चाहिए, यानी कि 50 प्लस, इसका मान लीजिए 252 में डिवाइड करेंगे और प्लस 1, तभी तो हमारी मेजोरिटी आएगी। यानी कि 127 मेंबर ने स्वीकार कर लिया कि नहीं, इनको हटाना ही चाहिए, तो आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी में ये हटा देंगे। ओके, लेकिन ऐसे नहीं हटेंगे ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पे इनका प्रस्ताव राज्यसभा से ही पास होगा, लेकिन ये तो हमारा होगा ही, राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो होगी ही। प्लस क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा लोकसभा है वो भी रेजोल्यूशन को पास करेगा विद सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। ओके, सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है कि वो सदन में, लोकसभा में जितने लोग बैठे हैं और वोट कर दिए, ठीक है, तो उसका आधे से अधिक हो गया, तो वो हमारा सिंपल मेजोरिटी हो गया। इसको मैं आपको समझाऊंगा, बस ये समझिए कि 67 बी में वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से यदि ये पास हो गया तो उनका हट जाएंगे। प्रेसिडेंट के केस में हम इम्पीचमेंट बोलते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट का ही बस इम्पीचमेंट होता है और सभी का रिमूवल होता है। ठीक है, ये आप समझ गए, वेरी गुड। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा इसमें कि जब आप रेजुलेशन प्रस्ताव लेके आ रहे हैं इनको हटाने के लिए, तो 14 दिन पहले, बिफोर, आप क्या करेंगे कि इनको बताएंगे, है ना, यानी कि एडवांस नोटिस, एडवांस आप नोटिस देंगे इनको, वाइस प्रेसिडेंट साहब को, कि उपराष्ट्रपति महोदय, आपको हम लोग हटाना चाहते हैं। ये तो वो कितना दिन पहले, 14 दिन पहले आप देंगे, ठीक है। उसके बाद आप प्रस्ताव पास करेंगे और फिर लोकसभा पास करेगा। यदि राज्यसभा पास किया, लोकसभा पास नहीं किया, तो नहीं हटेंगे। ओके, तो ये चीजें हैं। दूसरा बात आप पूछेंगे कि सर अब एक चीज बताइए कि वाइस प्रेसिडेंट को किन किन बातों पे हटाया जा सकता है, ग्राउंड क्या है। जैसे आपने बताया था जब प्रेसिडेंट का क्लास लिया था कि ग्राउंड प्रेसिडेंट को हटाने के लिए वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का उल्लंघन करना ही ग्राउंड है हटाने का प्रेसिडेंट को। तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कौन सा ग्राउंड चाहिए, कौन सा आधार चाहिए? तो भैया मेरे ऐसा है कि इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ग्राउंड नहीं है, कोई भी आधार मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। नो ग्राउंड हैज बीन मेंशनड mentioned in the our lovely or constitution, in the constitution। समझ में आ गया आपको? यानी कि आप जब चाहें, कोई ग्राउंड नहीं है, हटाना चाहते हैं आप इनको हटा सकते हैं। ठीक है, ये सब समझ गए आप, वेरी गुड। अब देखिए, चक्कर है कि ये हटा भी दिए, इनका इलेक्शन भी हो गया, ठीक है, भैया इनका वो तो दिलाएंगे आप, इनका शपथ दिलाएंगे। तो शपथ जो होगा वो किस आर्टिकल में होगा? आर्टिकल 60 में तो शपथ आप दिलाते हैं प्रेसिडेंट को, दिलाते हैं आप। तो आप कुछ मत कीजिए भैया, ऐसा है कि 60 प्रेसिडेंट को दिलाइए और 69 कर देंगे, तो हमारा किसका हो जाएगा? ओथ। किसका ओथ? हमारा वाइस प्रेसिडेंट का ओथ और परमिशन। ओथ किसके लिए? जो भगवान को मानते हैं, आस्तिक होते हैं, उनके लिए ओथ होता है। जो नास्तिक होते हैं वो परमिशन लेते हैं, वो संविधान की शपथ या जिसको चाहे वो ले लेंगे। समझ में आ गया? और जो ओथ लेंगे वो किसके सामने लेंगे, कौन दिलाएगा? जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ लेते हैं तो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। यदि प्राइम मिनिस्टर ओथ लेंगे, शपथ लेंगे, तो प्रेसिडेंट दिलाएंगे, ठीक है। और यदि प्रेसिडेंट ओथ लेंगे तो सीजीआई दिलाएंगे। और लेकिन यदि वाइस प्रेसिडेंट यदि शपथ लेते हैं तो कौन दिलाएगा? वो हमारे एडमिनिस्टर्ड बाय, कौन बताइए आप? अरे वाइस प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट दिलाएंगे ना भाई, प्रेसिडेंट। ठीक है, गुड, ये चीज आ गई आपको। आई होप बहुत अच्छे से आप समझोगे एक एक आर्टिकल इसमें, है ना, कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, फिर आपको पूरा बढ़िया से समझाना हूँ मैं। ओके, अच्छा, साथ ही साथ आप देख लेते हैं ना कि मेजोरिटी क्या है। आप जो बात कर रहे थे, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, है ना, सिंपल मेजोरिटी, ये सब है क्या? ये कुछ नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है, आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो हमारे मेजोरिटी होते हैं, मेजोरिटी यानी कि बहुमत, बहुमत मेनली जो बहुमत होते हैं,
हम देखेंगे एक हमारा होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कि पूर्ण बहुमत, ठीक है, कोई गवर्नमेंट बनाती है तो उससे। दूसरा होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी में क्या होता है? प्रभावी। इफेक्टिव मतलब प्रभावी। बहुत बढ़िया। उसके बाद होता है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल यानी कि साधारण। साधारण, ओके। इसके बाद हमारे होते हैं एक स्पेशल। स्पेशल मेजॉरिटी, ओके। देखिए, जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, बता रहा हूं आपको। और एग्जांपल हम लेते हैं लोकसभा का। लोकसभा का एग्जांपल है। लोकसभा में कितने मेंबर हैं भैया? 543, ठीक। 543 मेंबर हैं, ठीक है। 543 मेंबर हैं, तो मान लीजिए इसके आधा कितने होंगे? आधे होंगे आपके 266 मान लिए, इसके आधे होंगे, है ना, 1/2 इक्वल, ओके। यानी कि लोकसभा में टोटल मेंबर हमारे 543 हैं। अब बात करता हूं एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितनी होगी? लोकसभा में हमारे 543 मेंबर हैं, चलिए, और इसका आधा ये होगा, वेरी गुड। मान लीजिए कि 5 जो हैं, है ना, डेथ कर गए, ठीक। 5 हमारे रिजाइन कर दिए, ओके। और हमारे 3 जो हैं, उन्होंने कहा कि भैया है, हम वोट नहीं देंगे, अब्सटेन कर दिए या अब्सेंट रहे वोट देने के लिए, ठीक है। ये 3 केस है ना, ये 3 केस आप समझिए। टोटल मेंबर इतने हैं और इसका आधा ये होगा, हो गया। और ये हमारे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या करेंगे कि जो हमारा टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है भाई? बटा 2 और प्लस 1 करेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें टोटल स्ट्रेंथ कितनी है भैया? हमारे 543 अपन 2 करेंगे और प्लस 1। ये फार्मूला है ना, ये हमारा फार्मूला है एब्सोल्यूट का। तो यानी कि कितना हो जाएगा ये आपका? आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 266 प्लस 1, यानी कि 267। यदि 267 आदमी एमपी जो हैं, यदि साइन कर दिए किसी बिल पे, तो वो हमारा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पास हो जाएगा, ठीक है। यानी सरकार बनाने है आपको, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, तो ये पास हो गया। ये हो गया, समझ गए आप, ओके। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका इफेक्टिव। इफेक्टिव इफेक्टिव में क्या है कि टोटल स्ट्रेंथ तो रहेगा ही, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज। वैकेंसीज मतलब क्या है कि कितने लोग मर गए, ठीक है, कितने लोग रिजाइन दिए, कितने लोग क्या करिए। तो मान लीजिए कि 5 लोग मर गए, 5 रिजाइन दिए और 3 हमारा वोट देने से वंचित रह गए, अपन 2 और प्लस 1। तो भैया हमारे क्या हो जाएंगे, ठीक है। 543 था और हमारे 13 एक कम हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि 530 हो जाएगा। और अपन 2 करेंगे, ठीक है, तो 2 दूनी की 4 और 6 दूनी की 12, 265 हमारे ये हुए, है ना। और प्लस 1 करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएंगे 266। 266 मेंबर होंगे, साइन करेंगे किसी बिल पे और वो बिल पास हो जाएगा, तो उसको कहेंगे हम इफेक्टिव मेजॉरिटी, ओके। यानी कि यदि वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, अब देखिए इफेक्टिव मेजॉरिटी का यूज कहाँ कहाँ होगा। आपको मान लीजिए रिमूव करना है, रिमूव करना है किसको भैया? वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। उसके बाद 21 आर्टिकल में रिमूव करना है भैया हमारा 67 में, ठीक है। स्पीकर है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, स्पीकर है कहाँ के? मान लीजिए हमारे लोकसभा, तो लोकसभा में है तो आर्टिकल 94 के तहत हमारे हटेंगे ये। और यदि स्टेट असेंबली है, ये सब आर्टिकल आपको बता रहा हूँ, आप इसको याद करते जाइएगा। असेंबली है
तो ये हमारा होगा, इसमें कितना जोड़ेंगे, ये हमारा 179, ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा ये। तो आर्टिकल 179 में स्टेट असेंबली के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं उनको हटाया जाता है, और उनको हटाने के लिए क्या चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी। वहीं लोकसभा के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं उनको हटाने के लिए क्या चाहिए, आर्टिकल 94। और वहीं पे जो उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनको हटाने के लिए आर्टिकल 67 चाहिए। और कौन सी मेजोरिटी चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी। समझ में आ गया आपको? ओके, अब देखेंगे हम सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी में कुछ नहीं है, बस प्रेजेंट प्लस वोटिंग बाय 2+1, यानी कि सारे मेंबर को आप छोड़िए, कितने मरे, कितने रिजाइन दिए, ठीक है, कितने एब्सेंट रहे, कुछ लेना देना नहीं है। ये लोकसभा में जितने आ गए हैं, ठीक है, जितने लोग वोट डाल रहे हैं, ठीक है, बस उन्हीं को आप इंक्लूड करेंगे। मान लीजिए कि 543 मेंबर हैं और 43 मेंबर सभी के सभी जिंदा हैं, सभी पार्लियामेंट में बैठे हैं, 543, ओके, कोई रिजाइन नहीं किया है, सब पूरे हैं, लेकिन उसमें से 43 लोग वोट नहीं डालते हैं, ठीक है, हमें वोट नहीं डालते हैं, तो हमारे क्या हो जाएंगे, एब्सेंट 43 हो जाएंगे। तो प्रेजेंट और वोटिंग कितने हो जाएंगे आपके, 543, और माइनस हमारा 43 जो वोट नहीं डालते हैं, अपन 2, तो हमारा कितना हो जाएगा, 500 अपन 2 यानी कि 250, और प्लस 1 यानी कि 250। इससे भी बिल हमारा पास हो जाएगा, ठीक है। और हम देखेंगे एक आपका जो स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी केस में क्या है कि दो कंडीशन है, दो कंडीशन है, ओके। कौन कौन से कंडीशन है, कंडीशन ये एक है, पहला कंडीशन है कि हमारा जो है मोर देन, है ना, 1/2 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ, यानी कि 543 मेंबर हैं, उसमें से कम एक अधिक जरूर होना चाहिए, है ना। दूसरा केस क्या है कि 2/3 प्रेजेंट प्रेजेंट रहें और वोटिंग करें, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं मैं कि जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में 543 मेंबर हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे फिर समझिए कि जो हमारा लोकसभा है इसमें हमारे कितने मेंबर हैं, 543। ये इंपॉर्टेंट है कंडीशन, इसको बस याद रखिएगा स्पेशल मेजोरिटी में, ये जल्दी आप समझ नहीं पाते हैं कंसेप्ट, इसको समझा रहा हूं मैं। लोकसभा में 543 मेंबर हैं, ठीक है, तो इसका 50% कितना होगा, 50% प्लस मतलब अधिक कितने होंगे, यानी कि 272 से अधिक यही होंगे, वेरी गुड। मान लीजिए किसी दिन 300 लोग बस आए और वोट दिए, ठीक है, 300, मान लीजिए कि 300 किसी दिन, पहला केस, किसी दिन 300 लोग आए और उन्होंने प्रेजेंट और वोटिंग किए, ठीक है। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग करेंगे तो 300 का यहाँ पे देखिए 2/3 गुणे 2/3 यानी कि 200 सदस्य, मेंबर, एमपीस ये होंगे। तो चूंकि 200 जो है वो यहाँ के 50% से यानी कि 272 से क्या है, कम है, इसलिए यह रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, यानी कि पहले आपको 50% देखना पड़ेगा, ओके, ये पास नहीं होगा। दूसरा केस में है, मान लीजिए यदि 400 मेंबर आते हैं, है ना, और प्रेजेंट और वोटिंग करते हैं, तो जो प्रेजेंट और वोटिंग करेंगे तो इसमें क्या देखेंगे कि 400 गुणे 2/3 तो कितने हो जाएंगे हमारे 280 एमपीस, 280 एमपी होंगे। तो इसको देखेंगे जो 280 एमपी हैं वो 272 से हमारे अधिक है, तो इसलिए ये बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी कि 50% तो आप पहले रखिए,
उसके बाद कितने लोग प्रेजेंट हैं और कितने वोट कर रहे हैं। यदि वो 50% से ऊपर पहुंच रहे हैं तब वो बिल पास होगा, और यदि नहीं पहुंचते हैं तो बिल पास नहीं होगा। और इसको हम क्या बोलेंगे? स्पेशल मेजोरिटी। और ये स्पेशल मेजोरिटी कहाँ यूज होता है? यही स्पेशल मेजोरिटी यदि प्रेसिडेंट को हटाना है तो स्पेशल मेजोरिटी होगा। यानी कि लोकसभा में भी हम देखेंगे कि स्पेशल मेजोरिटी लेके आएंगे, राज्यसभा में हम देखेंगे स्पेशल मेजोरिटी लेके आएंगे, और इस तरीके से हम इसको प्रेसिडेंट को हटाएंगे। उसके बाद जो हमारे कैग हैं, है ना, तो कैग को हटाने का प्रोसेस भी हमारा यही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी यही चल रहा है। ठीक है, यानी कि जो इम्पीचमेंट चल रहा था प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट क्या होता था? यानी कि 1/4 मेंबर हमारे साइन करेंगे, प्रस्ताव पास करेंगे। उसके बाद 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा रिटेन में प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट में क्या होगा? लोकसभा चाहे राज्यसभा किसी एक में चर्चा होगी और मतदान होगा, और उसमें 2/3 मेजोरिटी से टोटल नंबर से हमारे पास होंगे। पास होने के बाद फिर सेकेंड हाउस में जाएंगे, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, प्रेसिडेंट का पक्ष सुनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल वोट जाएगा। यदि वहां भी 2/3 से यदि पास हो जाता है, ठीक है, तब उसको प्रेसिडेंट को भी रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से आपको मैंने समझाया कि आपका क्या है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, सिंपल मेजोरिटी क्या है, और स्पेशल मेजोरिटी क्या है। ठीक है, ये चीजें आप समझ गए? वेरी गुड। अब क्या करेंगे हम लोग? अब देखेंगे कि हमारे कौन कौन से, हाँ यहाँ पे देखिए, एक कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग ना। देखिए, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं और ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं। जैसा कि बताया कि आर्टिकल 52 में हमारे प्रेसिडेंट हैं, और जैसे ही आप इसमें 11 जोड़ेंगे तो आर्टिकल 63 आएगा, इसमें वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। जो प्रेसिडेंट साहब हैं, इनका क्या है कि ये लोकसभा के लिए कम से कम क्वालिफाई होने चाहिए, ऐसे मेंबर चाहिए कि जो लोकसभा के लिए क्वालिफाई हों। तो लोकसभा के लिए क्वालिफाई क्या समझिए, ऐसा नहीं कि 25 साल के हो गए हैं तो लोकसभा के लिए क्वालिफाई हो गए, नहीं। यहाँ पे क्या है, 35 साल का प्रेसिडेंट का। ओके, ठीक है, तो ये लोकसभा के लिए क्वालिफाई होंगे और ये राज्यसभा के लिए क्वालिफाई होंगे। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के लिए क्यों? क्योंकि भाई राज्यसभा का इनका बनना है चेयरमैन। ठीक है, वेरी गुड। इनके इलेक्शन में जो इलेक्टेड एमपीज होते हैं और इलेक्टेड एमएलए होते हैं प्रेसिडेंट में, वो चुनाव देते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव करने में इलेक्टेड जो एमपीज होते हैं और प्लस नॉमिनेटेड एमपी जो नामित एमपीज होते हैं, वो दोनों मिलकर लोकसभा और राज्यसभा का वो वोट देते हैं। इसमें उपराष्ट्रपति में क्या है कि एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, और जो कि प्रेसिडेंट में क्या है कि प्रेसिडेंट में एमएलए तो करते हैं पार्टिसिपेट, लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, नामित जो होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, वो नॉमिनेटेड थे, यानी कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चुनाव मतलब वोट नहीं डाल सकते थे। ओके, इनका रिमूवल प्रोसेस क्या है दोनों का? प्रेसिडेंट का जो रिमूवल प्रोसेस है वो आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट है। आपको इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस बताया हूं मैं अभी। ओके, इसमें क्या है, वाइस प्रेसिडेंट का कुछ नहीं करना है, सिंपल आर्टिकल 67 बी में, क्योंकि आर्टिकल 67 ए में तो रिजाइन देंगे ये, और आर्टिकल 67 ए में जो टर्म ऑफ ऑफिस है उसमें ये क्या करते हैं कि सिंपल रेजुलेशन लेके आएंगे। और रेजुलेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? राज्यसभा से स्टार्ट होगा। और यदि रेजुलेशन स्टार्ट हो गया और हमारा इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो गया तो फिर लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा तो उनकी पोस्ट खत्म हो जाएगी। ठीक है, रिमूवल इनिशिएशन, ये तो देखिए कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए आप किसी भी हाउस में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कहीं भी आप बिल प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए हटाना है आपको, तो उनके लिए आपको राज्यसभा, ओनली स्टार्ट इन राज्यसभा। ओके, ठीक है। अच्छा, इनका मेन फंक्शन क्या है? प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का मेन फंक्शन होता है हेड ऑफ स्टेट, यानी कि जो राज्य, जो हमारा देश है उसके हेड हैं ये। ओके, इनका क्या है, वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या है कि मेन फंक्शन जो वाइस प्रेसिडेंट का होता है वो होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा का चेयरमैन। ओके, रेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट जो है रिजाइन किसको देंगे? तो प्रेसिडेंट जो है रिजाइन करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट किसको रिजाइन करेंगे? ये प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये हमारा सिंपल कंपेरिजन था, आप उसको देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए हिंदी में देखते हैं। ओके, भारत के उप राष्ट्रपतियों की सूची, लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। एक चीज याद रखिएगा कि पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे?
तो पहले हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, इन्होंने किया कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है, तो नेशनल फ्लैग के जो 3 कलर हैं, यानी कि ऊपर हमारा सैफरन यानी केसरिया या भगवा बोलेंगे, बीच में व्हाइट और नीचे हमारा क्या है ग्रीन कलर, ठीक है। इन जो जो तिरंगा में 3 कलर को डिफाइन किया है, समझाया है, वो हमारे कौन समझाए हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन किसने किया? पिंगली वेंकैया ने। ओके, ठीक है। अब देखिए, तो पहले हमारे उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और लगातार 2 कार्यकाल है। देखिए, हमारे प्रेसिडेंट पहले बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्हीं के साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 टर्म के हमारे प्रेसिडेंट बने हैं, और जबकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 टर्म के लिए, ठीक है। 1952 से 1962 तक, ठीक है। ये हमारे कौन बने? 1952 से 62 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और 1950 से लेके 1962 तक हमारे कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये यहाँ पे 1950 से लेके 1962 तक जो हमारे प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये हमारे प्रेसिडेंट थे। समझ में आ गया आपको? ठीक। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद हमारे आएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। ये प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद हमारे वीपी गिरी साहब, वीपी गिरी साहब को आप देखते हैं कि एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बनते हैं ये, और फिर उसके बाद हमारे ये रियल में प्रेसिडेंट, अरे रियल में हमारे उपराष्ट्रपति यही थे, जो बाद में हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बनते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पहले उपराष्ट्रपति जिन्होंने इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए, और ये जीते भी। एक पहला यहाँ 3 याद रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और ये बीबी गिरी। ओके, ये पूरा आप सीक्वेंस आप देख सकते हैं, और लास्ट में आके आप 3 ये रखिएगा, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और डॉक्टर के आर नारायणन। यानी कि 3 ये और 3 ये, यानी कि टोटल हमारे 6 हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे प्रेसिडेंट बने, ठीक है। ये एमसीक्यू पूछेगा क्वेश्चन, आप याद रखिएगा कि अब तक के जो भी हमारे 6 वाइस प्रेसिडेंट थे वो हमारे प्रेसिडेंट बने। ओके, उसमें से ऊपर के जो 3 हैं वो, और बीच में हमारे ये, ठीक है। इसके बाद देखिए, फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे ये बीडी जत्ती, कोई बात नहीं। फखरुद्दीन अली अहमद कौन थे? कि जो इमरजेंसी पे इंदिरा गांधी के समय 1975 में जिन्होंने इमरजेंसी लागू करने के लिए साइन किया था, ये फखरुद्दीन अली अहमद थे। ओके, हिदायतुल्लाह देखिए, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, सीजीआई थे, जो निर्विरोध चुने गए थे। और ये हिदायतुल्लाह जो थे ये हमारे सीजीआई थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये प्रेसिडेंट की तरफ पे काम किए, क्योंकि सीजीआई, यदि प्रेसिडेंट मरते हैं और वाइस प्रेसिडेंट का रोल है कि वो प्रेसिडेंट की तरह काम करें, लेकिन यदि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं करते हैं तो सीजीआई को लेके आया जाता है। तो ये हिदायतुल्लाह जो थे ये सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है। लेकिन जब प्रेसिडेंट मरे तो इनको सीजीआई को ही बना दिया गया प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद ये क्या हुए कि अलग से फिर ये चुनाव लड़े और निर्विरोध चुन लिए गए। आर वेंकटरमन, ठीक है, ये भारत के राष्ट्रपति बने बाद में, दयाल शर्मा ये भी। और आर के नारायणन जो हैं ये प्रथम दलित उपराष्ट्रपति बने। और आर के नारायण जो हैं ये हमारे क्या बने? प्रथम दलित राष्ट्रपति ये बने। यानी कि आर के नारायण जो हैं ये हमारे दलित दलित प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बने, ठीक है। कृष्णकांत हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आप याद रखते हैं कि इंदिरा गांधी जी मर गई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट हमारे अपने कार्यकाल में मरे, तो उसी प्रकार हमारे कृष्णकांत हैं, ये अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं। कृष्णकांत को याद रखिएगा, ठीक है। एक जाकिर हुसैन साहब जो अपने कार्यकाल के समय मरे, वो प्रेसिडेंट थे। कृष्णकांत जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, वो हमारे अपने कार्यकाल के समय मरे। इंदिरा गांधी पीएम थी, अपने कार्यकाल के दौरान मरी। लाल बहादुर शास्त्री पीएम थे, वो विदेश में जाके ताशकंद में अपने कार्यकाल के दौरान भी मरे। ये सब चीजें याद रखिएगा। भैरव सिंह शेखावत, ये भैरव सिंह शेखावत जो हैं ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और फिर ये प्रेसिडेंट बने। मोहम्मद हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी साहब थे, ये हम देखते हैं कि राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो 2 बार हमारे बने थे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। और मोहम्मद हामिद अंसारी भी 2007 से लेकर 2017 तक लगातार 2 कार्यकाल ये हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बने थे राधा कृष्णन के बाद, ठीक है। ओके,
एम वेंकैया नायडू, आपको पता है 2017 से 22 में। आज जगदीप धनखड़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि 2022 में अपॉइंट हुए, 2024 में रिजाइन दे दिए। रिजाइन किस आर्टिकल के तहत दिए ये? ठीक है, ये 67A के तहत। ओके, और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। अभी जो हमारे आए हैं सीपी राधाकृष्णन, ये तो हमारे 15वें, आप बोल सकते हैं इनको, नंबर के हैं ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन ये जो है हमारे 17वें, क्या ये 15वें पर्सन के तौर पे, यानी कि 15वें आदमी हैं। आप यहाँ से गिनती करेंगे, इस तरीके से गिनती करेंगे 1 2 3, तो 15वें आदमी थे, 15वें आदमी हैं। लेकिन इनका जो टर्म है, ठीक है, किस टर्म पे आते हैं, तो अभी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का टर्म चल रहा है वो हमारे 17वां टर्म चल रहा है। यानी कि पहला शुरू किसने किया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा किसने शुरू किया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तीसरा किसने शुरू किया? ठीक है, तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन। और उसी प्रकार जो 17वां अभी चल रहा है टर्म, वो हमारा सीपी राधाकृष्णन साहब चला रहे हैं। ठीक है, और ये 15 नंबर के आदमी है। ठीक है, इसमें देखिए जो हमारे अनअपोज और निर्विरोध चुने गए थे वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन, पहले हमारे उपराष्ट्रपति। ठीक है, एम हिदायतुल्लाह, ये हमारे सीजीआई थे, ये भी चुने गए थे। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये जो तीन थे इनको निर्विरोध चुना गया था। ओके, एक्टिंग प्रेसिडेंट तीन थे, वीबी गिरी, ठीक है, बीडी जत्ती और हिदायतुल्लाह। ठीक है, जो कि आपको मैंने बताया है। ठीक है, कि आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल 65 में इन लोगों का नाम मेंशन किया था। राज्यसभा, उपराष्ट्रपति का मुख्य वेतन उनके राज्यसभा सभापति के होने के नाते मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया? और कौन कौन से हमारे जो थे, जो वाइस प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट बने, ये हमारे तीन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीबी गिरी और आर वेंकटरमन, डॉक्टर दयाल शर्मा और के आर नारायण। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया आपको? चलिए, यानी कि आपने आर्टिकल देख लिया। ओके, इसका हिस्ट्री देख लिया आपने, कैसे वाइस प्रेसिडेंट कंसेप्ट आया। आर्टिकल देख लिया आपने, मेजोरिटी सब देख लिए, कौन कौन से हमारे वाइस प्रेसिडेंट आए थे वो देख लिया आपने। ठीक है, कौन हमारे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बने उनको भी आपने समझ लिया। अब क्या करेंगे कि हम देखेंगे, ठीक है, मॉडल आंसर ना। चलिए देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है, इसको अब तक प्री ओरिएंटेड जो क्लास थी हमारी, अब तक मैंने आपको पढ़ाया, उसमें एक एक आर्टिकल को पढ़ाया मैंने, क्या फैक्ट्स हैं उसको दिया, उस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। अब जब 250 वर्ड्स में मेंस में आप लिखने जाएंगे तो किस तरह लिखेंगे आप समझिए। क्वेश्चन है एक, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड अ यूनिक एंड ड्यूअल कैपेसिटी इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, डिस्कस देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स, ठीक है, पावर एंड प्रोसेस ऑफ देयर रिमूवल। ओके, यानी कि एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन पूछ दिया। एक पूछा कि यूनिक ड्यूअल कैपेसिटी, तो ड्यूअल कैपेसिटी हमारा कौन कौन सा है, आप इसको यहाँ पे करेंगे। एक तो हमारा एक्स ऑफिसियो, 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 एक्स ऑफिसियो, भाई, चेयरमैन, चेयरमैन। और दूसरा हमारा एक्टिंग प्रेसिडेंट। ये दो हो गया इंडिपेंडेंट सिस्टम। ओके, डिस्कस देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल। कॉन्स्टिट्यूशनल रूल क्या है इनका, इसको हम समझेंगे। एक तो हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल में आर्टिकल मेंशन करेंगे, तो आर्टिकल हमारा क्या हो जाएगा 65, एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट। ठीक है, ओके, उसके बाद इनका पावर क्या है, पावर को भी हम देखेंगे कि इनका पावर कुछ है भी कि नहीं है। और प्रोसेस ऑफ रिमूवल, प्रोसेस ऑफ रिमूवल भी देखेंगे कि क्या इसका इनका प्रोसेस है, आर्टिकल 67B के अंतर्गत क्या चीजें हैं उसको हम देखेंगे। चलिए, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे आप। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर 63, सबसे बड़ी बात है कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा है तो किस आर्टिकल में है आपको मेंशन करना पड़ेगा। ऑक्यूपाई द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, आपको पहले ही बताया था मैं कि प्रेसिडेंट के बाद इन्हीं का नंबर आएगा, यानी कि सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस आएगा। ये मॉडल आफ्टर द अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन अमेरिका, उसको हम संविधान सभा ने अडॉप्ट किया था। बिल्कुल सही। द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन, ठीक है, बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो कार्यपालिका है और जो विधायिका है, उसके बीच में सेतु की तरह काम करते हैं। क्या करने के लिए? इंश्योर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कंटिन्यूटी,
यानी कि संवैधानिक निरंतरता जो बनी रहे उसको इंश्योर करने के लिए ये कार्यपालिका और विधायिका के बीच में ब्रिज की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब पूछा है जो क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशनल रोल क्या है ना, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आपको बताया हूं मैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रोल क्या है। पहले एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वो हमारे आर्टिकल 64 में होंगे, और 65 में एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सब चीजों को मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हूँ। ओके, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब ये है कि जब हमारी लेजिस्लेटिव कैपेसिटी क्या है इनकी, कि क्या है कि जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, है ना, ये अपर हाउस को चलाएंगे, मेंटेन ऑर्डर करेंगे, प्रोटेक्ट द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर लाइक द स्पीकर ऑफ लोकसभा। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, यदि राज्यसभा में किसी बिल पे बहस हो रही है, किसी विधेयक पे बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, और वोटिंग पड़ा, तो मान लीजिए कि 100 मेंबर हैं, तो 50 सपोर्ट में और 50 अपोजिशन में वोट डाल दिए, तो ये तो टाई हो गया ना। तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जिधर वोट करेंगे उसकी जीत हो जाएगी। समझ में आ गया? ओके, तो ये बस जब टाई होता है उसी केस में डालेंगे, और इस तरह ये नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। जिस प्रकार से स्पीकर लोकसभा का मेंबर होता है, लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, वो तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो जब टाई होगा तो उस केस में ये वोट डालेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट के तौर पे आपको बताया हूं मैं 65 में कि जब प्रेसिडेंट मर जाएंगे या रिजाइन देंगे या इम्पीचमेंट होगा, तो आर्टिकल 65 के तहत ये एज ए प्रेसिडेंट काम करेंगे, लेकिन 6 महीना के अंदर क्या करना होगा, नया प्रेसिडेंट को चुना जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, और इस समय जब ये प्रेसिडेंट का रोल प्ले करेंगे, उस समय जितने भी पावर हैं, जितनी भी सुविधाएं हैं, जो भी सैलरी मिल रही है, मान लीजिए कि अभी सैलरी 4 लाख रुपए मिलती है वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है, और प्रेसिडेंट को मिलती है 5 लाख रुपए। तो यदि मान लीजिए अभी हमारी जो प्रेसिडेंट हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, यदि वो रिजाइन कर देती हैं, ठीक है, तो तुरंत हमारे राधा कृष्णन साहब प्रेसिडेंट बन जाएंगे, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही बनेंगे हमारे प्रेसिडेंट, तो 4 लाख रुपया नहीं लेंगे, वो 6 महीना तक, जब तक चुनाव नहीं होगा, तब तक 5 लाख रुपया पर मंथ एज अ प्रेसिडेंट लेते रहेंगे। ठीक है, ओके। इनका इलेक्शन एंड एलिजिबिलिटी क्या है? भैया सिंपल है, इलेक्शन एंड एलिजिबिलिटी। इलेक्शन ये है कि 35 साल, है ना, 35 साल से अधिक होने चाहिए। दूसरी बात, ये इतनी क्वालिफाइड हो कि राज्यसभा के लिए चुने जा सकते हैं, और जो कि प्रेसिडेंट जो होते हैं लोकसभा के लिए। ठीक है, और इलेक्टोरल कॉलेज की तरह से चुने जाएंगे, और इसमें टोटल एमपी ऑफ लोकसभा और राज्यसभा पार्टिसिपेट होते हैं इनके इलेक्शन के लिए। ठीक है, और जो एमएलए होते हैं स्टेट के, वो पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके, रिमूवल प्रोसेस क्या है? रिमूवल प्रोसेस आपको पता है 67B के अंतर्गत क्या करता है कि रेजुलेशन मस्ट बी ओरिजिनेटेड ओनली इन राज्यसभा। ठीक है, ये बस राज्यसभा में हमारा ओरिजिनेट होगा। वेरी गुड। और वो हमारा इफेक्टिव मेजोरिटी से, ओके, आपको इफेक्टिव मेजोरिटी के बारे में अच्छे से बताया हूं मैं कि इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है ना, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ और माइनस जो भी वैकेंसी है कर दीजिए, और 2 से डिवाइड कर दीजिए, और जितना आएगा उसमें एक जोड़िए, बस हो चाहिए। और उसके बाद एक सिंपल मेजोरिटी से हमारा लोकसभा में पास होना चाहिए, लेकिन 14 दिन का हमें नोटिस जरूरी है, मैंडेटरी है। कंक्लूजन क्या है? द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन स्टेट बाय बैलेंसिंग द चेयरमैनशिप ऑफ द हाउस ऑफ एल्डर्स विद द रेडीनेस टू लीड द नेशन ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, ये क्या करते हैं कि भारत जो सरकार है, भारत राज्य है, ठीक है, उसकी स्थिरता के लिए इनका ऑफिस जो है वाइस प्रेसिडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं कि जो राज्यसभा है, हाउस ऑफ बिल्डर्स है, उसका चेयरमैनशिप करते हैं ये, और साथ ही साथ ये हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है, भारत भारत के लिए राष्ट्रपति के तौर पे अपनी सेवा देने के लिए। ओके, जैसे ही प्रेसिडेंट हमारे नहीं रहेंगे, तब ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम करना शुरू कर देंगे। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इंश्योर करते हैं दैट द विल्स ऑफ द डेमोक्रेसी नेवर ग्रेन टू हॉल्ट, यानी कि जो हमारा डेमोक्रेसी है, ठीक है, वो कभी, लोकतंत्र का पहिया है, कभी न थमे, वो हमेशा निरंतर चलती रहे। ठीक है, अब ये जो हिंदी में है, आप हिंदी में भी इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन वही है, अनुच्छेद 63 के तहत भारत का राष्ट्रपति देश का, ये तो क्वेश्चन ये हमारा है क्वेश्चन, और ये हमारे आंसर। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है, या इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया, आपका जो 250 वर्ड्स के जो सब्जेक्टिव आंसर हैं वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, उसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखे हैं, समझे हैं। ओके,
और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाएंगे, है ना, उन सभी को हम लोगों ने अच्छे से करने का प्रयत्न किया है। ठीक है, ओके। जैसे ये सब चीज़ें हैं। फिर हमारे 6 जो वाइस प्रेसिडेंट थे, जो प्रेसिडेंट बने, उनके बारे में। फिर हमारे अनअपोज़ कौन-कौन चुने गए, राधा कृष्णन साहब, ठीक है, हिदायतुल्लाह साहब और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब, ठीक है। और एक्टिंग में आपको पता ही है कि कौन-कौन रहे थे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको मैं समझाया हूँ मैं, ओके। आर्टिकल के बारे में पूरे आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही में हम कंपेयर किए हैं वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि आपको ट्रिक बताया हूँ, कैसे उसको याद करना है। और साथ ही साथ आपको ये बोला हूँ मैं कि वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में किस तरीके से डिबेट हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और बी एन राव ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया। वहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट था, जो कि वहाँ के सीनेट का चेयरमैन था, उसी को लेके हम आए और हमारे हाउस का, हमारा जो अपर हाउस है यानी कि राज्यसभा, उसी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनाया गया वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। क्योंकि हमारे लोकसभा में स्पीकर होते हैं, तो राज्यसभा में भी हमारे चेयरमैन होने चाहिए। और जो वाइस प्रेसिडेंट है, इनको संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में रखा गया और आर्टिकल 63 से 71 तक इनका मेंशन है। ये क्या है कि जो प्रेसिडेंट हमारे हेड ऑफ स्टेट होते हैं, ठीक है, इनको 24 जनवरी 1950 को हमने स्वीकार किया था। अब देखिए कि 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 तक हम देखते हैं कि हम डोमिनियन स्टेटस में रहते हैं ब्रिटिश क्राउन के, लेकिन जैसे ही हमारे प्रेसिडेंट आ जाते हैं तो हम सॉवरेन बन जाते हैं। और जो स्टेट के 4 पैरामीटर्स हैं, यानी कि सॉवरेन, लैंड, पीपल, गवर्नमेंट, यानी कि संप्रभु, जमीन, लोग और सरकार, ये सब चीज़ें जो जैसे सॉवरेन जैसे 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होता है, तो हम क्या बन जाते हैं, हम इंडिपेंडेंट नेशन बन जाते हैं, ओके। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको चीज़ें सब बताया हूँ मैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 52 से रिलेट किया हूँ कि आर्टिकल 52 में हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, उसमें 11 जोड़ देंगे तो आपके वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे 63। फिर उसमें एक जोड़ेंगे 64, तो उसमें क्या हो जाएंगे कि जो हमारी राज्यसभा है उसके वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन कहलाएंगे, ठीक है। फिर 1 जोड़ेंगे तो 65 आएगा। 65 क्या हो जाएगा कि एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट। फिर हम देखेंगे 66 में क्या हो जाएगा कि इलेक्शन कैसे होगा। 67 में क्या हो जाएगा कि टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि वो रिजाइन किसको देंगे, ठीक है, कितने साल का टर्म होगा, 5 साल के कार्यकाल इनकी होती है, किसको रिजाइन देंगे, प्रेसिडेंट को। इनको कैसे रिमूव किया जाएगा इफेक्टिव मेजोरिटी के माध्यम से, ये सब चीज़ें आपको बताया हूँ, ओके। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे इनको हटाया जाए, वो सब देख चुके हैं हम लोग। फिर हम देखेंगे कि इनका ओथ कैसे होगा, तो जो इनका समारोह होता है, ठीक है, उसको लीड कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हमारे मेजोरिटी होते हैं, ठीक है, वो हमारे मेजोरिटी कितने तरीके से होते हैं। तो आपको बताया हूँ कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी। ये सब बताने के बाद फिर आपको पूरे विद एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का मैंने यहाँ पे कोशिश किया है, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आई होप जिस तरीके से मैं पढ़ाया हूँ, एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर किया हूँ वाइस प्रेसिडेंट को लेके, और इनसे जो भी रिलेटेड और एसोसिएटेड जो भी आर्टिकल्स थे, जो भी टॉपिक्स थे, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का मैंने कोशिश किया है, ठीक है। यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और ऐसे ही पॉलिटी के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और कंसेप्ट समझने के लिए, है ना, समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।